तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एपिसोड में, जो कि सच्ची में काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना, और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि लाइम की सोल को दूसरी दुनिया के लिए भेज दिया गया होता है, दोबारा से जन्म के लिए। एंड हमें देखने को मिलता है अब वो एक 5 साल का बच्चा बन चुका होता है। लाइम हम लोगों को बताता है ये एलकेएस का स्टेलर सिस्टम है, जिस पर मेरे डैड काउंट बैनफील्ड राज करते हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और इस जन्म में मेरा नाम है लाइम सेरा वैनफील्ड। हमें देखने को मिलता है जिस प्लेनेट पर हमारा भी एमसी रह रहा होता है, इस प्लेनेट का नाम हाइड्रा होता है। एंड आज हमारे एमसी का 5वां बर्थडे होता है, जिसके लिए उसकी मॉम काफी स्पेशल गिफ्ट भी लाई होती हैं। वो बोलती है वेल, क्या तुम अपना गिफ्ट देखना नहीं चाहोगे। लाइम बोलता है वेल ऑफ कोर्स मैं देखना चाहूंगा। तभी मॉम बोलती है तो मेरे पीछे पीछे आओ। हम देखते हैं ये लोग अपने मैजिक की मदद से उड़ते हुए एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, जिसमें एक काफी बड़ा केक भी रखा होता है, साथ ही साथ उसके बगल में एक काफी बड़ा गिफ्ट भी रखा होता है, जिससे कि लाइम भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो खोलता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक बैच टाइप चीज मौजूद होती है। लाइम बोलता है आखिर ये क्या है। तभी मॉम बताती है ये एक एआई मेड रोबोट को ऑर्डर करने का एक फॉर्म है, साथ ही साथ तुम उसके पार्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं जैसे लाइम की मॉम ने ये सब बोला ही होता है, लाइम के सामने काफी सारी आंखों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। लाइम बोलता है आखिर ये सब क्या है। तभी मॉम बताती है मैंने अभी तुम्हें बताया तो है, ये कुछ आंखों के नमूने हैं जिनमें से तुम कोई सी भी आंखें चुन सकते हो जो कि तुम्हें अपनी मेड में लगवानी हो। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि तुम उस मेड को ऑर्डर दे के बनवा रहे हो। लाइम को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा अब मैं समझा, जैसे ही मैं सिलेक्टेड पार्ट्स को सिलेक्ट करके इस फॉर्म को बनाने वाले के पास जैसे ही भेजूंगा वो मेरे लिए एक नया और अनोखा एआई मेड रोबोट बना कर दे देगा। समझ गया मैं। ये बोलते वो पार्ट्स को सिलेक्ट करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पार्ट्स को सिलेक्ट कर ही रहा होता है वो एकदम रुक सा जाता है, ढिल सा जाता है, क्योंकि अब भाई को सिलेक्ट करने होते हैं अपनी मेड के लिए बड़े बड़े छोटे छोटे अरमानों को। वेल कौन कौन इस चीज को समझ गया है कमेंट में जरूर बताना। हम देखते हैं मॉम भी इस चीज के लिए बोलती है वेल देख क्या रहे हो, जल्दी से सिलेक्ट करो ना। लाइम को देखते हैं वो तो पहले ही हिला हुआ होता है। वो बोलता है आप ऐसा कैसे कह सकती हो, आप एक 5 साल के बच्चे को ऐसी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही हो। तभी मॉम बोलती है देखो अगर तुमने अपनी मेड के लिए अरमानों को सिलेक्ट नहीं किया तो तुम्हारी मेड बिना अरमानों के आएगी। हम देखते हैं इस चीज से लाइम और भी ज्यादा हिले जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तभी लाइम बोलता है पर मॉम आखिर आप एक 5 साल के बच्चे के लिए ये सब चीजें क्यों खरीद रही हैं। तभी हम देखते हैं उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं क्योंकि तुम्हें आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ लाइम, मैं भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट लेकर आया हूँ, और वो है हमारे वैनफील्ड हाउस के हेड की पोजीशन और उसकी सारी दौलत। तभी लाइम बोलता है इसका मतलब तो आज से मैं काउंट बन जाऊंगा। तभी लाइम के डैड बोलते हैं हाँ तुमने एकदम सही कहा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तभी लाइम बोलता है आखिर आपकी क्या रिक्वेस्ट है डैड। तभी डैड बोलते हैं देखो बेटे, हमने अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दी हैं, और मैंने और तुम्हारी मॉम ने सोचा है कि हम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लेनेट पर बिताएंगे। इसके बदले हम चाहते हैं कि तुम हमें एक बढ़िया सा अमाउंट भेजो, जिससे कि हम लोग वहाँ पर आराम से रह सकें। लाइम बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी डैड अपने एक बेरियन नाम के बटलर को बुलाते हैं, जिसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। डैड बोलते हैं एक एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है कि तुम हमें इस सारी संपत्ति के बदले एक काफी बड़ी खुराक को भेजोगे, जिससे कि हम लोग अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी पाएं। बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें बस सिग्नेचर करना है। हम देखते हैं लाइम भी ऐसे ही कर देता है, और जैसे ही लाइम के मॉम डैड का काम हो जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बोलते हैं आगे से तुम्हारा ख्याल वो तुम्हारी एआई मेड रोबोट रख लेगी। वेल अब हम जा रहे हैं। ये बोलते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं लाइम तो अपने मॉम डैड को बस जाते हुए देख ही रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है यार मैंने तो एक ही पल में सब कुछ पा लिया, ताकत दौलत शोहरत सब कुछ, लेकिन अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। पिछली जिंदगी में मेरा काफी ज्यादा फायदा उठाया गया, लेकिन इस जिंदगी में मैं एक जालिम राजा बनूंगा, जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पर्सन को कीड़ों की तरह कुचल कर रख दे। मुझे तो उस गाइड का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। सच्ची में वो बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस और कमाल का था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें गाइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि लाइम की बॉडी के पास ही बैठा हुआ होता है, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती, क्योंकि करे भी कैसे, क्योंकि उसकी सोल अब दूसरी दुनिया में जो जा चुकी है। तभी गाइड बोलता है सच्ची में कितनी दुखी जिंदगी थी तुम्हारी, तुम जैसे दुखी लोग तुम्हें को गली गली मिल जाएंगे, लेकिन अब तुम लोगों की बारी, अब तुम लोग मुझे एंटरटेन करोगे। ये वो लाइम की एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड के बारे में बोल रहा होता है।
हमें देखने को मिलता है मीका और लाइम का बॉस तो काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात वगैरह कर रहे होते हैं, साथ ही साथ लाइम की बुराई वगैरह भी कर रहे होते हैं। वो लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गाइड एक चुटकी बजाता है और बोलता है चलो अब शो को शुरू किया जाए। जैसे ही उसने चुटकी बजाई होती है तभी देखने को मिलता है वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि लाइम के बॉस से बोलते हैं वेल हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि तुमने कंपनी का पैसा चुराया है, साथ ही साथ तुमने उस चीज का इल्जाम अपने सबॉर्डिनेट पर लगा दिया। वेल तुम्हें पैसा चुराने और अपने सबॉर्डिनेट पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और हमारे पास अरेस्ट वारंट भी है। तभी बॉस बोलते हैं नहीं नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी पुलिस वाले बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे सभी साथी सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेसेस वाले सभी बंदों ने इस चीज को पहले ही मान लिया है। तो बॉस भी कुछ नहीं बोल पाता एंड सभी पुलिस वाले बॉस को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी मीका बॉस से बोलती है रुको रुको पर मेरा क्या होगा, मेरा तुम्हारी बच्ची का, आखिर उसके भविष्य का तो कुछ सोचो। हम देखते हैं बॉस अब भी कुछ नहीं बोल पाता एंड पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं मीका तो बस देखती ही रह जाती है। तभी गार्ड उसके आसपास घूमते हुए बोलता है वेल ये तुम्हारी बदकिस्मती है, अब तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि जो तुम्हें प्यार करता था वो पहले ही जा चुका है, अब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं ये चीज मीका भी समझ रही होती है, भले ही उसे गाइड दिख नहीं रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में ये सभी चीजें चल रही होती हैं एंड वो अफसोस करते हुए वहीं पर बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होकर में लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाइड बोल रहा होता है अब मुझे उसकी आत्मा को दूसरे जन्म में ले जाना है, लेकिन जब उसे पता चलेगा तब वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा होगा, मेरे पे नाराज होगा, मुझसे नफरत करेगा और जब ऐसा होगा तब मुझे नेगेटिव इमोशन भर भर कर मिलेंगे। सच्ची में काफी कमाल की बात है, अगली दुनिया में जिंदगी इस दुनिया से ज्यादा लंबी होती है, देखता हूँ ये मुझे कैसे एंटरटेन करता है। ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जैसे ये वहाँ से जाता है तभी अचानक से एक बिल्ली टाइप क्रिएचर हमारे एमसी लाइम की बॉडी के आसपास घूमती है एंड जैसे गेट बंद होने वाला होता है वो भी वहाँ से चली जाती है। वेल इसने क्या किया अभी कुछ क्लियर नहीं दिखाया गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुआज सामुराई डाकुओं का दल स्पेसशिप्स और अपने मैकाज के साथ किन्हीं बंदों से फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लोगों का लीडर बोलता है सबकी धज्जियां उड़ा दो, किसी को भी जाने मत देना, सबकी ऐसी तैसी कर दो। हम देखते हैं वो भी कुछ ऐसे ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से एक येलो रोशनी इन्हीं के बंदों की धज्जियां उड़ाने लगती है। हम देखते हैं लीडर बोलता है आखिर वो कौन है। तभी हम देखते हैं जैसी वो येलो रोशनी रुकती है देखने को मिलता है वो तो एक माइका होता है जिसको देखकर लीडर बोलता है यार ये तो लेवी की पहली राजकुमारी और उसका नाइट है। हम देखते हैं तभी उस नाइट के अंदर बैठी पर्सन बोलती है मेरा नाम क्रिस्टीना रोजबेलिया है और मैं होली किंगडम लेवी की पहली प्रिंसेस हूँ। आज तुम लोगों का बुरा दिन है जो कि तुम लोगों का मेरे से सामना हो गया। ये बोलते हुए अपने नाइट का यूज करते हुए अपनी दुश्मन पार्टी के सभी मैकास को धोने लगती है। हमें पता चलता है इन स्पेस डाकुओं की फाइट किसी और के साथ नहीं होली किंगडम लेवी के साथ ही हो रही होती है एंड जैसे इन डाकुओं को लगता है ये लोग हारने लगे हैं ये लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिस्टीना बोलती है इन लोगों को भाग के बिल्कुल भी जाने मत देना, आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से पंगा लेने की। वेल गाइस ये क्रिस्टीना वही है जिसको हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था बट मेरे को लगता है कि अभी तक लाइम से मिली नहीं है क्योंकि हम लोगों को लाइम की स्टार्टिंग से स्टोरी दिखाई जा रही है। बट अभी इसे साइड में रखते हैं, बढ़ते अपने स्टोरी की तरफ। हमें देखने को मिलता है लाइम की एआई मेड रोबोट आ चुकी होती है। लाइम बोलता है वेल ये आ तो गया लेकिन कैसे सीजर से खोलना पड़ेगा। तभी बटलर बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बायोमेट्रिक डाटा मांगता है, आपको बस इस पर अपना हाथ रखना है। हम देखते हैं लाइम जैसी अपना हाथ उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स पर रखता है वैसे ही हमें देखने को मिलता है वो एआई मेड रोबोट एक्टिव हो जाती है एंड जैसे ही ऐसा होता है लाइम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जो देख रहा होता है एंड टेक्नोलॉजी को भी साइड में रख दें। यार ये मेड सच्ची में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है जिससे कि लाइम की नजर भी उससे नहीं हटती। हम देखते हैं वो मेड अपना इंट्रोडक्शन देती है मास्टर मैं आपकी आगामी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तभी लाइम भी अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं हूँ लाइम सेरा वैनफील्ड। तभी वेरिएंट बोलता है मास्टर आज से ये आपकी पर्सनल मेड है, इसे बस हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की मेंटेनेंस चाहिए होती है, बाकी की ये 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। लेकिन लाइम तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो तो बस आगामी के बड़े बड़े अरमानों के मजे ले रहा होता है। बटलर बोलता है मास्टर आप आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी लाइम बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो बस चेक कर रहा हूँ कि जिस चीज का मैंने ऑर्डर दिया था वही चीज दी गई है या नहीं। तभी बटलर बोलता है फिर भी आपको ये सभी चीजें सभी के सामने नहीं करनी चाहिए। तभी लाइम आगामी को लेकर कमरे में जाने लगता है, बोलता है तो फिर मैं ये सभी चीजें कमरे में कर लूंगा। हम देखते हैं बटलर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो रुकता ही नहीं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम की तो जिंदगी काफी मजे में कट रही होती है। वो बोलता है आगामी क्या तुम नहाती हो। तभी आगामी बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे बस मेंटेनेंस चाहिए होती है और अभी इसके लिए काफी समय पड़ा है। तभी लाइम बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ नहाना पसंद करोगी। हम देखते हैं आगामी भी हाँ बोल देती है लेकिन तभी बीच में बटलर टपक पड़ता है। वो बोलता है सच्ची में यंग मास्टर लाइम पहले कितने शर्मीले थे लेकिन अब देखो कितने बदल गए हैं, आखिर उनके बीच कमरे में क्या हुआ होगा। तभी लाइम बोलता है सच्ची में यार तुम बहुत टेंशन लेते हो यार, भले ही मैं तुम्हें 5 साल का दिखता हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर नॉलेज 36 साल के आदमी के बराबर है। आगामी बोलती है पर मास्टर यहाँ पर 36 साल की उम्र के पर्सन को भी एक बच्चा ही समझा जाता है। तभी लाइम बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तभी आगामी बताती है हमारे साम्राज्य में
50 साल के व्यक्ति को थोड़ा सा बड़ा माना जाता है एंड 100 साल के व्यक्ति को एक अडल्ट माना जाता है। यहाँ पर 500 से 600 साल तक जीना तो नॉर्मल है। तभी लाइम बोलता है क्या सच में? फिर तो मैं इस समय में काफी सारी चीजें कर पाऊंगा, जिंदगी सच्ची में काफी मजेदार होने वाली है ना आगामी? तभी आगामी बोलती है अगर आपने कहा है तो हाँ मास्टर, मैं तो बस आपकी जिंदगी भर सेवा करना चाहती हूँ। ये बटलर बोलता है मास्टर लाइम, आप इस मेड के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्पायर के लोग एआई रोबोट से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अगर आप इसी तरीके से इस एआई मेड के साथ करीब रहे तो आपके खिलाफ काफी सारी अफवाहें फैल सकती हैं। लाइम बोलता है वेल, मेरे को ये चीजें सही नहीं लग रही, मुझे और इसके बारे में बताओ। तभी बटलर बताता है एक वक्त था जब एआई ने लगभग इंसानों को खत्म ही कर दिया था। इंसान लगभग मानो विलुप्त की कगार पर थे, लेकिन तभी कुछ कमाल के इंसान आए जिन्होंने एआई को हराकर उन पर जीत हासिल की, और वही लोग हैं जिन्होंने ये एम्पायर बनाया। इसी वजह से एम्पायर के नॉवेल्स को एआई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी लाइम बोलता है फिर मेरी मॉम ने मुझे ये एआई मेड रोबोट क्यों दिया? हम बटलर को देखते हैं, वो इस चीज में कुछ बोल नहीं पाता। वो बोलता है मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तभी लाइम काफी गुस्से में बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मुझे सब चीज बतानी पड़ेगी। हम देखते हैं बटलर भी कुछ नहीं कर पाता एंड वो बताने लगता है। वो बताता है दरअसल सच तो ये है कि आपके मॉम डैड आपको अकेला छोड़कर भाग गए हैं। लाइम बोलता है क्या अकेला छोड़कर भाग गए? पर किस लिए? तभी बटलर बात आता है क्योंकि हमारी बैनफील्ड फैमिली काफी कर्जे में थी, इस वजह से। दरअसल आपके परदादा मास्टर एलिस्टर काफी ज्यादा समझदार और काफी नेक पर्सन थे। उनके राज्य में सब चीजें काफी ज्यादा खुशहाल थी, लेकिन आपके डैड एंड आपके दादाजी के राज्य में सब चीजें बिगड़ गईं। हमें कर्ज देने वालों को हमारे फ्रंटियर प्लैनेट्स पे रिसोर्सेज निकालने का पूरा हक है, और तो और हमारा बाकी का काम वगैरह भी काफी मंदा चल रहा है, जिससे कि हम लोगों को टैक्स भी काफी कम मिल रहा है, और यही वजह है कि हम लोग अपने कर्जे को ही नहीं चुका सकते। मुझे लगता है कि आगे और भी बुरा हो सकता है। विलियम बोलता है यार ये तो सच्ची में काफी बुरा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि अब इन लोगों का लॉर्ड चेंज हो चुका है एंड अब वो एक 5 साल का बच्चा बन चुका है। इनमें से कुछ को डर लग रहा होता है कि क्या पता ये बंदा भी कहीं टैक्स वगैरह ना बढ़ा दे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है वेल अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, दुआ करो कि हम लोगों का नया लॉर्ड एक अच्छा पर्सन निकले। तभी सीन लाइम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो भी अपने आसपास के एरिया को देख रहा होता है। वो बोलता है तो 2 पीढ़ियों से ये जगह ऐसी है, एकदम गरीबों जैसी। तभी बटलर बोलता है हाँ। तभी लाइम बोलता है जब चीजें हमेशा से ही ऐसी थी तो अचानक से एक 5 साल के बच्चे पर इतना सारा बोझ क्यों डाल दिया गया? अब मुझसे ये मत कहना कि मुझे इसीलिए जन्म दिया गया था। तभी वो बटलर बोलता है अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो हाँ आपकी बात सच है। तभी हम लाइम को देखते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है पिछले जन्म में भी मेरा यूज किया गया और मुझे गंदे कपड़े की तरफ फेंक दिया गया, क्या इस जन्म में भी मेरे साथ यही होने वाला है? तभी वो अमागी से बोलता है अमागी लगता है मुझे यूज करके छोड़ दिया गया है और तुमको भी कोई पसंद नहीं करता। तभी अमागी बोलती है आप सही कह रहे हैं। तभी लाइम बोलता है अमागी हम दोनों को इस दुनिया द्वारा छोड़ दिया गया है, तो क्यों ना हम दोनों ही छोड़े हुए लोग साथ मिलकर एक साथ काम करें। हम देखते हैं भले ही अमागी के पास कोई इमोशन नहीं है, लेकिन इस चीज को सुनने के बाद तो अमागी भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी लाइम बोलता है वेल चाहे कुछ भी हो, भले ही अभी मेरी हालत कैसी भी हो, लेकिन मैं आगे चलकर इतना ताकतवर बनूंगा कि ये पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी और अपना बॉस मानेगी। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद अमागी तुरंत ही लाइम के सामने झुक जाती है और बोलती है मास्टर शुरू से ही मेरा एक ही मकसद रहा है आपकी सेवा करना, और मैं कोई छोड़ी हुई भी नहीं हूँ क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक मैं आपकी सेवा हमेशा ही करती रहूंगी। तभी लाइम बोलता है शायद तुम सही हो, हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। तभी अमागी बोलती है मेरे इस जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी लाइम बोलता है तो फिर चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने मेड रोबोट्स के 3 कानूनों के बारे में बताता हूँ। तभी अमागी भी एकदम तैयार होती है नोट करने के लिए। तभी लाइम अपना पहला रूल बताता है एक मेड रोबोट कभी भी अपने मालिक को नुकसान न पहुँचाएगी न पहुँचने देगी। तभी अमागी बोलती है मेड रोबोट का पहला कानून मैं एकदम समझ गई। तभी लाइम अपना दूसरा नियम बताता है जो कि होता है मेड रोबोट को अपने मालिक का हर हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पहले नियम के खिलाफ हो तो बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं अमागी भी इस रूल को काफी अच्छे तरीके से समझ जाती है। तभी लाइम अपना तीसरा और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नियम बताता है कि होता है मेड रोबोट को खुद की हिफाजत भी करनी होगी, लेकिन अगर वो पहले और दूसरे नियम के खिलाफ हो तो बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं अमागी इस रूल को भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाती है। तभी लाइम अमागी से बोलता है अमागी मैं बैनफील्ड हाउस को फिर से खुशहाल बनाना चाहता हूँ, क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई सुझाव वगैरह है? तभी हम अमागी को देखते हैं, वो कुछ सोचने लगती है, फिर बोलती है मैं एक एआई हूँ, मेरे पास राज चलाने जैसे फंक्शंस तो हैं, पर ये एम्पायर के खिलाफ नहीं होगा। तभी लाइम बोलता है एक किंगडम को कैसे चलाया जाता है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, अमागी क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? तभी अमागी बोलती है वेल अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एजुकेशन कैप्सूल का
यूज करने की सलाह दूंगी, जो कि आपके 6 महीने यूज करने पर आपके दिमाग में 10 साल का ज्ञान भर देगा, साथ ही आपके शरीर को भी मजबूत करेगा। तभी लैम बोलता है ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमारे किंगडम पर राज कौन करेगा? तभी अमागी बोलती है ऑफ कोर्स मास्टर, आपकी ना मौजूदगी में यहाँ की सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। लैम बोलता है हाँ ये चीज सही है। बटलर को देखते हैं, उसको ये फैसला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो बोलता है मास्टर ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, एक एआई के हाथ में पूरा किंगडम सौंप देना ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तभी लैम बोलता है यार तुम काफी ज्यादा बुड्ढे हो चुके हो यार, मैं इसका मास्टर हूँ, कम से कम मैं इंसानियत को तो खत्म नहीं होने दूंगा। तभी अमागी बोलती है हाँ मास्टर ने एकदम सही कहा, मैं तभी किसी पर अटैक करूंगी जब मास्टर मेरे को ऑर्डर देंगे। तभी हमारे बटलर भाई साहब बोलते हैं पर मास्टर एम्पायर इसके लिए राजी नहीं होगा। तभी अमागी बोलती है ऐसा कोई रूल नहीं है, जब मास्टर ही छोटे हैं और उन्हें किंगडम को चलाना ही नहीं आता तब मैं उनकी जगह एक टेम्परेरी ड्यूटी दे रही हूँ और ये कोई इलीगल काम नहीं हुआ। तभी लैम अमागी के साथ वहाँ से जाते हुए बोलता है वेरियन जल्दी से एजुकेशन कैप्सूल को तैयार करो, और अमागी जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक मेरी टेरिटरी को तुम संभालोगी। अमागी भी बोलती है जैसा आप कहें मास्टर। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लैम एजुकेशन कैप्सूल वाले रूम में आ चुका होता है एंड वो कैप्सूल में जैसे ही बैठता है वो अमागी से बोलता है अमागी मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी, क्या तुम्हारे एआई में इमोशन वगैरह हैं? तभी अमागी बोलती है वेल मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे पास इंसानी इमोशंस हैं या नहीं, लेकिन जब आपने कहा हम दोनों ही दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए तब मेरे सिस्टम को कुछ तो महसूस हुआ था। हम लैम को देखते हैं, वो भी समझ जाता है कि वेल इसके अंदर धीरे धीरे इमोशंस पनप रहे हैं। तभी वो बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ मेरी नामौजूदगी में तुम सब संभाल लोगी। ये बोलते वो कैप्सूल के अंदर सो जाता है। तभी अमागी बोलती है मैं आशा करती हूँ मास्टर आप एक अच्छी नींद लें। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।